तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 8 साइंस का विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव 13 नहीं 14 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स यानी कि एक्सरसाइज। तो अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ चैप्टर को पढ़ने। लेकिन रुको, अगर अभी तक आपने मॉडर्न मास्टर जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मॉडर्न मास्टर जी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो चैप्टर शुरू करते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, ये आपका चैप्टर का नाम है और कुछ पॉइंट्स आपको चैप्टर के नीचे दिए गए हैं। आप इनको पढ़ सकते हैं, बहुत ही इजी। यहाँ पर आपको कुछ नोट्स दिए गए हैं, आप इनको पढ़ें। मैं इनको आपको अभी नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाती है, तो इसलिए मैं आपको इनको किसी और वीडियो में समझाऊँगा। आपको पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और आपको इनको पूरा करना है। तो पहला पॉइंट है इसमें, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य डैश डैश तथा डैश के विलयन होते हैं। जो अधिकतर विद्युत चालन करने वाले अधिकांश जो द्रव्य होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लों, क्षारकों और लवणों के विलयन होते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, पहले में अम्लों, दूसरे में क्षारकों और तीसरे लवणों के विलयन होते हैं। अब हम ख देखते हैं। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। जब हम किसी विलयन से विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो उससे क्या प्रभावित उत्पन्न होता है, क्या प्रभाव उत्पन्न होता है? वो है चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है ख में। उसके बाद आप गौ देखें, यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के डैश टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। तो बैटरी के डैश टर्मिनल से क्या होता है? संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। तो आप लिखेंगे ऋण। तो इसमें आएगा आपका थर्ड में ऋण। उसके बाद हम घ देखते हैं, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं उसे हम। तो आप जो फोर्थ है उसमें लिखेंगे विद्युत लेपन। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संपरिक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो हम इसके आंसर देखते हैं। जब किसी संपरिक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। इसका कारण यह है। इसका कारण अब हम देखते हैं कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। जो विद्युत धारा होती है वो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। विद्युत धारा के बहुत दुर्लभ होने पर भी चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। जो विद्युत धारा बहुत ही दुर्लभ होने के कारण भी जो चुंबकीय सुई होती है वो विक्षेपित होती है। चुंबकीय सुई का विक्षेपण विद्युत धारा पर निर्भर करता है। जो चुंबकीय सुई होता है उसका विक्षेपण किस पर निर्भर करता है? विद्युत धारा पर निर्भर करता है। विद्युत धारा का प्रभाव जितना अधिक होगा चुंबकीय सुई का विक्षेपण भी उतना ही अधिक होगा। विद्युत धारा जितनी ही प्रबल होगी उतनी ही जो चुंबकीय सुई है उसका विक्षेपण भी उतना ही अधिक होगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे तीन द्रवों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण चित्र 14.9 में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। अब आपको ऐसे तीन द्रवों के नाम लिखने हैं जिनका परीक्षण हम चित्र 14.9 यानी कि इसमें दर्शाए अनुसार करने पर जो चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित हो सकेगी। तो इसके आंसर हम देखते हैं। इसके आंसर होंगे नींबू का पानी या फिर टोंटी का पानी, जो टोंटी पे से आता है पानी, या फिर कॉपर सल्फेट। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चित्र 14.10 यानी कि इसमें दर्शाई गई व्याख्या में बल्ब नहीं जलता है
क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। अब आपको दिया गया है कि इसमें जो दर्शाई गई व्याख्या है उसमें बल्ब नहीं जलता है। तो क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो अब हम इसमें उत्तर देखते हैं। उत्तर: अगर चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता है तो इसके संभावित कारण निम्न हो सकते हैं। तो इसके कारण हो सकते हैं: द्रव अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता। जो इसमें द्रव है वो क्या करता है, वो विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित नहीं होने देता, प्रवाहित नहीं होने देता। और दूसरा पॉइंट होगा, विद्युत धारा बहुत दुर्बल हो जिससे तंतु पर्याप्त गर्म हो जाता है, इस कारण बल्ब दीप्त नहीं होता। जो विद्युत धारा बहुत ही दुर्बल हो और जिससे तंतु क्या होगा, पर्याप्त गर्म हो जाता है, इस कारण बल्ब दीप्त नहीं होता, बल्ब नहीं जलता है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। दो द्रवों ए तथा बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संपरीक्षित का प्रयोग किया गया। जो दो द्रव हैं ए तथा बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संपरीक्षित का प्रयोग किया गया। यह देखा गया कि संपरीक्षित का बल्ब द्रव ए के लिए चमकीली दीप्त हुआ जबकि द्रव बी के लिए अत्यंत धीमी दीप्त हुआ। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पहला आपको ऑप्शन दिया गया है, द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक है, तो आप रखेंगे द्रव ए, क्योंकि द्रव ए अच्छा चालक है इसीलिए तो चमकीले दीप्त जो चमकीला था वो जला। अब हम दूसरे में देखते हैं, द्रव बी द्रव ए से अच्छा चालक है। नहीं, द्रव बी से अच्छा चालक है। जो पहले में तो आपने लिखा कि द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक है, बाकी जो दूसरा है वो द्रव बी द्रव ए से अच्छा चालक है, तो ये सारे आंसर्स गलत होंगे। और अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का चालन करता है या नहीं? यदि नहीं करता है तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का चालक होता है या नहीं? और अगर नहीं होता है तो हम उसको चालक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? नहीं। तो इसका आंसर हम देखते हैं नहीं, शुद्ध जल विद्युत का चालक नहीं होता है। इसे चलाने के लिए हम इसमें नमक, चीनी जैसे साधारण लवण घोलकर इसे चालक बना सकते हैं। तो आप जो शुद्ध जल होता है यदि वह विद्युत का चालन नहीं करता है तो इसमें हम नमक या चीनी घोलकर इसको चालक बना सकते हैं। आग लगने के समय, अब हम सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज जो पाइप होते हैं उसका उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। क्यों? व्याख्या कीजिए कि वह ऐसा क्यों करते हैं। आपने देखा होगा जब आग लगती है तो जो फायरमैन जो पानी के हौज से जो पाइप का उपयोग करने से पहले वो क्या करता है, क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? उत्तर: अब हम इसका आंसर देखते हैं। आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र का मुख्य विद्युत आपूर्ति इसलिए बंद कर देता है क्योंकि साधारण पानी विद्युत का सुचालक है। क्योंकि जो साधारण पानी होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। यदि छिड़काव करते समय कुछ पानी विद्युत बोर्ड आदि में चला जाए तो सारे क्षेत्र में विद्युत धारा फैलने का खतरा बन जाएगा। यदि जो पानी होता है वो विद्युत के बोर्ड में चले जाए तो पूरे क्षेत्र में विद्युत धारा फैलने का खतरा हो सकता है, जिससे जान मान तक की हानि हो सकती है। तो अब हम देखते हैं एट्थ क्वेश्चन। तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने संपरिचित्र से पीने के पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? एक जो तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने संपरिचित्र से पीने के पानी तथा समुद्र के पानी में परीक्षण करता है। वो पीने के पानी और समुद्र के पानी में परीक्षण करता है। वह देखता है कि जो समुद्र का पानी है उसके लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है। तो क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेपित इसलिए दिखाई देती है क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है वो संपरिचित पानी से अधिक अच्छा विद्युत का चालक होता है। तो जो
समुद्र का पानी होता है वो संपरिक्षित के पानी से अधिक अच्छा विद्युत का चालक होता है, क्योंकि वह दूसरे पानी की अपेक्षा अधिक खनिज लवण वाला नमकीन होता है। आपने सुना होगा कि जो समुद्र का पानी होता है वो नमकीन होता है, इसलिए वो विद्युत का अच्छा चालक है। अब हम अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन देखते हैं। क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? जब तेज वर्षा हो रही होती है तो जो लाइनमैन के लिए जो बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तार हैं उनमें मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिए। तो अब हम देखते हैं नहीं, तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी जो मुख्य लाइन के जो विद्युत तार होते हैं उनकी मरम्मत करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक है। तेज वर्षा के समय जरा सी भी विद्युत रिसाव की दिशा में लाइनमैन को करंट लग सकता है और उसकी जान तक को खतरा पहुंच सकता है। इसलिए पानी कभी भी जब आप स्विच या बोर्ड पे क्लिक कर रहे होते हैं, बटन दबा रहे होते हैं, तो कभी भी अपने हाथ गीले ना रखें, उससे करंट आने का खतरा हो सकता है। अब हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। पहले पहेली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि आसुत जल, इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके संपरीक्षित से उसका परीक्षण किया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो अब हम आंसर देखते हैं कि जो वर्षा का जल कांच के बर्तन में इकट्ठा करके उसका संपरीक्षित से परीक्षण करने पर जो चुंबकीय सुई है वो विक्षेप दिखाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। वर्षा का जल नीचे आते कई अशुद्धियों से युक्त हो सकता है, बहुत ही उसमें अशुद्धियाँ हो सकती है, या फिर कांच के साफ बर्तन में भी कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। चूँकि हम जानते हैं कि आसुत जल में भी नमक आदि मिलकर उसे भी विद्युत का चालक बनाया जा सकता है। जो आसुत जल होता है उसमें भी हम नमक मिलाकर उससे विद्युत का चालक बना सकते हैं। उसी प्रकार वर्षा का जल भी अशुद्ध हो तो चुंबकीय विक्षेप दिखाएगा। इसी प्रकार जो वर्षा का जल होता है अगर वो अशुद्ध है तो वो भी चुंबकीय विक्षेप दिखाएगा। अब उसके बाद हमारे सामने 11th क्वेश्चन है। अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपन वस्तुओं की सूची बनाइए। जो आपके आसपास विद्युत लेपन वस्तु होते हैं उनकी आपको सूची बनानी है। तो विद्युत लेपन वस्तुओं की सूची निम्न है। नकली आभूषण, उसके बाद आप लिख सकते हैं नई साइकिल का हैंडल तथा रिम, जो नई साइकिल होती है उसका हैंडल। तीसरा पॉइंट हो सकता है कार के कुछ भाग, जो कार के कुछ भाग होते हैं वो भी हो सकते हैं विद्युत लेपन वस्तुओं की सूची में आ सकते हैं। स्नान गृह की टोंटी, गैस बर्नर, लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत, रसोई के जो बर्तन होते हैं आपने देखा होगा वो बहुत ही चमकीले होते हैं, बहुत ही शाइन मारते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो हाथ से तुम्हें मारते हैं, पर वो काफ़ी शाइन करते हैं। अब हम 12th क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रक्रिया आपने क्रियाकलाप 14.7 में देखी वह कॉपर के शोधन में उपयोग होती है। आपने 14.7 में एक क्रियाकलाप देखा होगा जिसमें कॉपर के शोधन में उपयोग होती है, लेकिन एक पतली शुद्ध कॉपर छड़ एवं एक अशुद्ध कॉपर की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती है। कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाए? कारण भी लिखिए। अब आपको इसके कारण भी बताने हैं। तो अशुद्ध कॉपर की छड़ को धन टर्मिनल से संयोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध छड़ का कॉपर विलयन में मिलेगा तथा शुद्ध कॉपर ऋण टर्मिनल से जुड़ शुद्ध कॉपर की छड़ पर जमा होगा। तो यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है। अब आप जा सकते हो, आज़ाद हो। लेकिन रुको, अगर अभी तक आपने मॉडर्न मास्टर जी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मॉडर्न मास्टर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तब तक के लिए पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।